नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 के परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्नों की सीरीज में हम आज एक नए टॉपिक को अपना स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर हमारा टॉपिक रहेगा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। यानी तत्वों को उनके गुणों में समानता के आधार पर किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पर आज डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए तो हम पहले प्रश्न के साथ स्टार्ट करें। प्रश्न संख्या 1 हमारा है, निकेल की परमाणु संख्या है। सबसे पहले तो हम ध्यान दें, प्रश्न में हमसे पूछा हुआ है परमाणु संख्या। ये परमाणु संख्या, इसे हम परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। और ये जो परमाणु क्रमांक है, इसको हम एटॉमिक सिंबल में जेड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ हम ध्यान दें, हम लोग जो छोटी छोटी सी बातें हैं जो इसके साथ में हमें सीखनी चाहिए, कि कोई भी जो एलिमेंट है जिसे हम आवर्त सारणी में प्रदर्शित करते हैं, उस एलिमेंट का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है जेड, एक्स और ए द्वारा दिया जाता है, जिसमें जेड आपका परमाणु क्रमांक या जिसे हम परमाणु संख्या भी कह सकते हैं, और यही नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। सेकंड, ये जो x है, ये किसी भी दिए गए एलिमेंट का सिंबल या उसके प्रतीक को दर्शाने का काम करता है, जिसमें जनरली हम कहते हैं कि अगर एलिमेंट का सिंबल एक ही लेटर का है, एक ही शब्द का है, तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। लेकिन अगर वो दो लेटर का है तो हम उसका पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे एच ई। यहाँ पर कैपिटल एच और ई ये एक एलिमेंट के सिंबल हीलियम को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर सिंगल एलिमेंट है तो यह कैपिटल एच के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ जो तीसरा ये शब्द है ए, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यह तीसरा लेटर ए, यह परमाणु भार को दर्शाता है, जहां किसी भी परमाणु के भार, उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक जेड, प्लस उसमें नाभिक में पाए जाने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या एन, क्या है यहाँ पर, न्यूट्रॉन की संख्या को प्रदर्शित करने का काम कर रहा है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या को दर्शाने का काम करता है। तो यहाँ पर हम लोग सीख सकते हैं कि कोई भी दिए गए परमाणु, उस परमाणु को अगर अपन सिंबल के रूप में दर्शाएं तो ये हो जाएगा जेड एक्स ए। जेड का मतलब है परमाणु क्रमांक या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, एक्स है आपका परमाणु का सिंबल, जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल होगा अगर एक ही लेटर है देन डन, और अगर एक से ज्यादा लेटर है तो सेकंड लेटर स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। और ए जो है वो परमाणु भार को रिप्रेजेंट करेगा, जहां परमाणु भार जेड प्लस एन होता है, परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो नाभिक के अलावा जो तीसरा एलिमेंट इस परमाणु में पाया जाता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। अगर हमें उसकी संख्या रिप्रेजेंट करनी हो तो उसकी संख्या दर्शाने के लिए हम कहेंगे दैट इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो परमाणु क्रमांक जेड माइनस उस दिए गए परमाणु पर उपस्थित आवेश के बराबर होती है। अगर आवेश प्लस है या माइनस है तो इस आवेश को हमें चिन्ह सहित यहाँ पर रखेंगे, और जो भी उसका वैल्यू रहेगा वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, इससे हमारे उस दिए गए एटम या उसके आयंस में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल करके आ जाएगी। चलिए वापस से अपने प्रश्न पे आ जाएं। निकेल, यह एक हमें दिया गया एलिमेंट है। अगर हम इसका एटॉमिक सिंबल देखें तो इसका एटॉमिक सिंबल हम लोग कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, दैट 28 Ni। ठीक है, तो मैंने कहा कि 28 जो नीचे की तरफ जो सबस्क्रिप्ट के रूप में लिखा हुआ है, पदाक्षर जो लिखा हुआ है, वह इस तत्व की क्या है, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या को दर्शाने का काम कर रहा है, या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को दर्शा रहा है। तो हम कहेंगे इस प्रश्न के लिए निकेल का परमाणु क्रमांक हो जाएगा 28, जहां कैपिटल एन स्मॉल आई इस निकेल का एटॉमिक सिंबल है। तो प्रश्न संख्या 1 के लिए करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा बी। नेक्स्ट, अगले प्रश्न को देखें। कैल्शियम की परमाणु संख्या है। फिर से हम चेक करें, कैल्शियम ये हमारे आवर्त सारणी में पाए जाने वाला एक एलिमेंट है, जिसका एटॉमिक सिंबल होता है कैपिटल सी स्मॉल ए, सी ए, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 20 और एटॉमिक वेट होता है 40। तो हमसे पूछा है इसका परमाणु संख्या कितनी है, हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे परमाणु संख्या है 20, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। और क्या जानकारी पूछी जा सकती है, अगर आपसे पूछे कि इसका परमाणु भार कितना है,
तो हम लिखेंगे परमाणु भार बराबर 40 है। अगर हमसे पूछे कि इस कैल्शियम में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे प्रोटॉन P बराबर हो जाएंगे 20। जितना परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉनों की संख्या भी उतनी ही होती है। अगर हमसे न्यूट्रॉनों की संख्या पूछे तो हम कहेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर एटॉमिक वेट A माइनस जेड। एटॉमिक वेट यहाँ कितना दिया हुआ है 40 और जेड कितना है 20, तो ओवरऑल हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या 20। अगर हमसे यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जाए तो हम कहेंगे दैट इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर जेड माइनस आवेश। तो जेड कितना, यहाँ परमाणु क्रमांक आपको दिया हुआ है 20 माइनस आवेश कहाँ कि कैल्शियम के ऊपर कोई भी चार्ज दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब यह उदासीन है, आवेश 0 है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी जितनी प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हमारे पास में 20 हो जाएगी। तो प्रश्न सेकंड के लिए हमसे केवल परमाणु संख्या पूछी हुई है, हम कहेंगे करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 20। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, लोहे की परमाणु संख्या है। देखिए लोहा, ये इसका एटॉमिक सिंबल होता है Fe और एटॉमिक नंबर हो जाएगा 26। तो हमसे यही पूछा हुआ है, करेक्ट आंसर हम लोग कहेंगे Fe एटॉमिक नंबर कितना 26 यहाँ पर हो जाता है। तो देखो जनरली आपको जो 1 से लेकर 30 तक परमाणु क्रमांक वाले तत्व हैं उन सभी की परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या आपको जनरली याद करनी हो सकती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, सोने की परमाणु संख्या है। सोना हम जानते हैं, इसको हम गोल्ड कहेंगे और गोल्ड जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 79। यह एक ऑर्नामेंटल मेटल है, यानी आभूषण के रूप में काम में ली जाने वाली धातु होती है। रासायनिक रूप से बहुत कम क्रियाशील होती है, इसलिए वायुमंडल में खुला छोड़ने पर जनरली इसकी चमक गायब नहीं होती और इसी वजह से हम सोने की आभूषण बना करके पहन लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 सोना, इसका एटॉमिक सिंबल Au। Au यह लैटिन नेम ऑरम से ओरिजिनेट किया गया है। इसका जो लैटिन नाम क्या है ऑरम, AURAM इसका स्पेलिंग होता है, जिससे इसका एटॉमिक सिंबल हमने ओरिजिनेट किया है और इसको अपन बोल देते हैं Au या गोल्ड। इसका एटॉमिक नंबर कितना 79 इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है। पोटेशियम हम रिप्रेजेंट करें दैट पोटेशियम एटॉमिक सिंबल है K और इसका एटॉमिक नंबर हो जाता है 19, यानी इसका परमाणु क्रमांक 19 हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, जिंक की परमाणु संख्या कितनी है। तो देखें जिंक जो है इसका एटॉमिक सिंबल होता है कैपिटल Z स्मॉल n और इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पर आपको दिया जाता है 30 के द्वारा, ठीक है। तो जिंक जो है इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 30, यानी ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, सोडियम की परमाणु संख्या है। सोडियम ये एक तत्व है जो धातु के रूप में हमारे पास में पाया जाता है। इसका नोटेशन अगर देखें तो यह होता है कैपिटल N स्मॉल a और इसका एटॉमिक नंबर दिया जाता है 11 के द्वारा, यानी इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 11। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 8 हमारे पास में है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। देखें तो आवर्त सारणी का विकास सबसे पहले हमें पता है मेंडलीफ नाम के वैज्ञानिक द्वारा किया गया था, जिन्होंने तत्वों को उनके गुणों के आधार पर व्यवस्थित करने के लिए एक साइंटिफिक ऑर्डर, एक वैज्ञानिक क्रम दिया था। तो आवर्त सारणी सबसे पहले मेंडलीफ के द्वारा डिस्कवर की गई, लेकिन आज हम जो आवर्त सारणी पढ़ते हैं वो आवर्त सारणी हेनरी मोजले के द्वारा दी गई, जिसे हम आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। इस आधुनिक आवर्त सारणी की अगर हम विशेषता देखें तो इस आधुनिक आवर्त सारणी में 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं आवर्त, जो क्रम संख्या 1 से लेकर 7 तक रिस्पेक्टिवली होती हैं। वहीं 1 से लेकर 18 तक जो वर्टिकल लाइंस होती है उन्हें हम कहते हैं वर्ग। ये 1, 2 से लेके 18 तक हमारे पास में होते हैं और ये हमारी इस प्रकार से वर्टिकल लाइन होती है। तो देखो प्रश्न में हमसे पूछा गया है आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें आवर्तों की संख्या कितनी होती है 7 होती है, ठीक है। यहाँ पर भी हमें 2 बातें जो ध्यान रखनी होंगी, इसमें से ये जो पहला आवर्त है ये सबसे छोटा आवर्त है और इस आवर्त में मैक्सिमम 2 तत्व रहते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं 2। वहीं ये जो 6th आवर्त है ये सबसे बड़ा आवर्त है,
जिसमें उपस्थित तत्वों की संख्या 32 होती है, 32 होती है, यानी 32 एलिमेंट 6th आवर्त में पाए जाते हैं, जहां 7वां आवर्त अभी तक अपूर्ण है। यह पूर्ण तरह से भरा हुआ नहीं है, यानी हर परमाणु क्रमांक यहाँ पर अभी उपस्थित नहीं है या जिसको हम डिस्कवर नहीं कर सके हैं। तो पहला आवर्त सबसे छोटा है, जबकि 7वां आवर्त अभी अपूर्ण है, और छठा आवर्त सबसे बड़ा है जिसमें मैक्सिमम 32 एलिमेंट्स उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। आधुनिक आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ, उदग्र का मतलब होता है वर्टिकल कॉलम या ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर जो वर्ग होते हैं, ऊर्ध्वाधर वर्गों की संख्या हमसे यहाँ पर पूछी हुई है। तो हम जानते हैं आधुनिक आवर्त सारणी जो हेनरी मोजले के द्वारा दी गई थी, उस आधुनिक आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों की संख्या होती है 18 और आवर्तों की संख्या कितनी 7 हमारे पास में होती है। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर वर्गों की संख्या 18 हमारे पास होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार, अब ये जो क्षैतिज कतार हैं इन्हें हम आवर्त भी कहते हैं, इंग्लिश में कहें तो इन्हें हम पीरियड भी कह देते हैं। यानी आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है या पीरियड्स की संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार या आवर्तों की संख्या मैक्सिमम 7 यहाँ पर हो सकती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में, दीर्घ रूप यानी जो इस बिगर फॉर्म है जो हेनरी मोजले के द्वारा हमें सुझाया गया है, उस आधुनिक आवर्त सारणी या आधुनिक सारणी के आधुनिक रूप की जो हम बात कर रहे हैं उसमें वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें 1 से लेकर 18 तक 18 एलिमेंट्स या 18 ग्रुप पाए जाते हैं। वर्गों को इंग्लिश में हम ग्रुप के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे और इन्हें इंडिविजुअल 1 से लेकर 18 तक अलग अलग संख्याओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो 1 से लेकर 18 तक टोटल कितने 18 वर्ग हमारे पास में आधुनिक आवर्त सारणी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। ऑक्सीजन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। देखिए, तो यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से रिलेटेड क्वेश्चन जो आया है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम कहेंगे ऑक्सीजन, इसका अगर हम एटॉमिक सिंबल में रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये होता है 8O16, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक Z कितना हो गया 8 हो जाता है। अब इस ऑक्सीजन पर देखिए किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या बराबर होगी और दोनों की ही संख्या हो जाएगी आपके 8। अब हम इसमें अगर इलेक्ट्रॉनों को भरना शुरू करें तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कोश में भरे जाते हैं, जहां सबसे पहला कोश K, जिसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या n का मान 1 होता है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और उसके बाद दूसरा कोश L, जिसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या का नाम 2 होता है, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। लेकिन चेक कीजिए ऑक्सीजन एटम के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 8 है, यानी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो जब K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन किसमें L कोश में भरे जाते हैं। वह कोश जो नाभिक के नजदीक होता है, जैसे ये हमारा परमाणु का केंद्र है जिसको अपन न्यूक्लियस या नाभिक कहते हैं, तो इसके चारों तरफ ये जो पहला कोश है जिसको हम K कोश कहते हैं, ये होगा अंदर वाला कोश। और उसके बाद बाहर वाला कोश जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ये फर्दर सेकंड, थर्ड या फोर्थ कोश कहलाते हैं। तो वो सबसे अंतिम कोश जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, उस सबसे अंतिम कोश को हम बाह्यतम कोश कह देते हैं। ठीक है, वह सबसे लास्ट कोश जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है क्या कहलाएगा, बाह्यतम कोश कहलाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि L कोश जो है उसी में हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो L कोश को हम क्या कहेंगे, बाह्यतम कोश कहेंगे। चेक करें तो ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा, कक्षा कोश या ऊर्जा स्तर एक ही बात है। अगर हमें यहाँ कक्षा की जगह कोश या ऊर्जा स्तर भी लिखा हुआ दिख जाए तब भी हम कहेंगे कि हमसे बाह्यतम कोश की ही बात कर रहे हैं। तो कक्षा कोश या ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, हम कहेंगे बाह्यतम कोश में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे पाए जाते हैं। जबकि टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 2 + 6 8 है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन अंदर वाले कोश में और 6 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले कोश में पाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन परमाणु की
बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी 6 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सल्फर परमाणु अगर हम इसका एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो हम कहेंगे इसका परमाणु क्रमांक होता है 16, यानी इसके पास नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या जो होगी वो हो जाएगी 16, यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम अगर देखें, n बराबर क्रमशः पहले दूसरे तीसरे कोश को हम KLM कोश कहेंगे, जहां पहले कोश में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एटॉमिक नंबर 16 है, तो इलेक्ट्रॉन अगर हम भरना शुरू करें तो यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगा नाभिक जिसके पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही दूसरे कोश में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित होते हैं, 7 और ये 8। फिर ये जो तीसरा कोश आपका बनेगा, इस तीसरे कोश में देखिए पहले 2 और 8 यानी यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये दोनों कोश पूरे फिल्ड हो गए। इसके बाद रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो तीसरे कोश यानी M कोश में भरे जाएंगे। तो जो हमारा बाह्यतम कोश है उसमें कितने 6 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पर भरने होंगे। तो सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा या बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। यहाँ हम चेक करें कि हमारे पास में जो ऑक्सीजन परमाणु था उसके भी बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 थी, और ऐसे ही सल्फर जो परमाणु है उसके भी बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। तो वो परमाणु जिनके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार एक ही वर्ग में रखा जाता है। तो ऑक्सीजन और सल्फर दोनों एक ही वर्ग में रखे गए हैं और इनका वर्ग संख्या कितना होता है? 16। तो हम डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं अगर हमें आधुनिक आवर्त सारणी याद है। कहेंगे क्या कि भाई 16 वर्ग में बोथ ऑक्सीजन और सल्फर उपस्थित हैं, तो जब दोनों ही परमाणु एक ही कोश में एक ही वर्ग में उपस्थित हैं तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो सल्फर के भी बाह्यतम कोश में 6 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित होंगे। प्रश्न संख्या 13 के लिए करेक्ट आंसर हमारे पास में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, लिथियम के बाह्यतम शेल जो है ये भी हम कोश को ही कहते हैं, ध्यान रहे। तो कोश आ जाए, कक्षा आ जाए, या ऊर्जा स्तर आ जाए, या शेल आ जाए, या कहीं ऑर्बिट लिखा हुआ मिल जाए, ORBIT ऑर्बिट लिखा हुआ मिल जाए, तो ये सारे के सारे एक ही इक्विवेलेंट टर्म के नाम है। ये सभी टर्म आपस में समान होती हैं, ये अलग अलग दो बातें नहीं है। ठीक है, तो लिथियम के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितनी संख्या में विद्यमान होते हैं? एटॉमिक नंबर चेक करें, लिथियम का होता है 3, एटॉमिक सिंबल हो जाएगा Li। हम कहेंगे पहले कोश के जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, उसके बाद रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? केवल एक इलेक्ट्रॉन बचा। तो दूसरा जो कोश है L, उसमें मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑक्यूपाइड होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम नंबर अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कि भाई अधिकतम संख्या का मतलब है टोटल होल्डिंग कैपेसिटी कितनी होगी, सबसे ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स में भरे जा सकते हैं, उससे ज्यादा एक इलेक्ट्रॉन भी वहां पर नहीं उपलब्ध रहेगा। ठीक है, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इसको अगर हम चेक करें कितने कैसे निकालेंगे, तो हम कहेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, ये निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है 2n²। ठीक है, जहां n क्या है? n कोश की संख्या को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। ठीक है, कोश की संख्या को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है, तो हम कहेंगे फॉर्मूला 2, अगर n बराबर हम 1 रखें, n बराबर 1 रखें तो 2 × 1 का स्क्वायर यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे 2। किस कोश में? तो n बराबर 1 को हम नाम दे देते हैं K कोश। इसी तरह से L कोश के लिए जहाँ n बराबर 2 हो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 × 2⁻², यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। अगर n बराबर 3 है जिसको हम M कोश कहेंगे, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9 × 2, तो ओवरऑल 18 इलेक्ट्रॉन हमारे किसी कोश में मैक्सिमम पाए जा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जैसे जैसे हम n का नंबर बढ़ाते जाएंगे, रिस्पेक्टिव
मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो करस्पॉन्डिंग बढ़ती चली जाएगी। तो किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे फॉर्मूले 2n² से, जहां n बराबर कोश की संख्या को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान की तुलना में तत्व का अधिक मौलिक विशेषता होती है। देखिए, मौलिक विशेषता तो दोनों ही है, लेकिन दोनों में से भी अधिक मौलिक विशेषता कौन सी होती है? परमाणु संख्या Z होती है। परमाणु द्रव्यमान A मौलिक नहीं होती। इस कथन का प्रतिपादन किसने किया था? तो ध्यान दें, सबसे पहले जो आवर्तिता रूल हमें दिया गया था, आवर्तिता का सिद्धांत या आवर्तिता के लिए एक नियम दिया गया था, वो सबसे पहला नियम प्रतिपादित किया था मेंडलीफ ने। इन्होंने मेंडलीव नाम के साइंटिस्ट ने प्रतिपादित किया, जहां उन्होंने कहा कि तत्वों की जो गुण हैं वो उनके परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार का आवर्ती फलन होते हैं। दैट मीन्स अगर हम तत्वों को, जैसे मान लीजिए हमारे पास में कई तत्व हैं जैसे ABCD, तो उन्होंने कहा कि अगर हम इन चारों तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें, तो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित होना यह इनकी गुणों की रिस्पेक्टिव चेंज को रिप्रेजेंट करने के काम आएगा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे और परमाणुओं की खोज करते चले गए तो हमें पता चला कि परमाणु भार तो कहीं कहीं वेरिएबल हो सकता है। इसीलिए एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था हेनरी मोजले, पूरा नाम हेनरी मोजले, उन्होंने मेंडलीफ का जो आवर्तिता नियम जो सबसे पहले दिया गया था परमाणु द्रव्यमान की जगह, उसमें उन्होंने कहा कि भाई परमाणु द्रव्यमान का आवर्तिता फलन नहीं होकर के तत्वों के जो गुण है वो उनके परमाणु संख्या Z के आवर्तिता फलन होते हैं, परमाणु क्रमांक Z के आवर्तिता फलन होते हैं। तो अगर आप परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को व्यवस्थित करोगे तो परमाणु क्रमांक को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर हमें तत्वों के आवर्तिता गुणों में अधिक समानता देखने को मिलेगी। यानी अगर कहीं आ जाए परमाणु द्रव्यमान तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मेंडलीव। लेकिन अगर कहीं परमाणु संख्या का रिलेशन पूछा जाए तो हमें हेनरी मोजले अपने आंसर के रूप में रिप्रेजेंट करना होगा। तो प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी मोजले। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। त्रियक नियम का प्रतिपादन किसने किया? जैसे जैसे हमें पता है कि भाई बहुत सारे तत्वों को हमारे पास में डिस्कवरी हो चुकी है, तो इन तत्वों को उनकी गुणों की समानता के आधार पर व्यवस्थित करने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग प्रयास अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा किए गए। उसी में से एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डोबराइनर। क्या नाम था? डोबराइनर। इन्होंने कहा कि अगर हम 3 एलिमेंट लें, एलिमेंट ए, एलिमेंट बी, एलिमेंट सी, और इन 3 एलिमेंट को हम उनके परमाणु भार के असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में लगाएं, तो यहां इन 3 तत्वों में हमें एक स्पेसिफिक रिलेशन देखने को मिलता है। जहां क्या रिलेशन होता है कि तत्व ए और सी के परमाणु भार का औसत तत्व बी के परमाणु भार के इक्वल हो जाता है। तो ये तीनों तत्व जो हैं वो तीनों तत्व आपस में मिलकर 3 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाते हैं, और 3 एलिमेंट के इस ग्रुप को हम त्रियक कह देते हैं, ट्रायाड कह देते हैं या त्रिक कह देते हैं। त्रियक या ट्रायाड या त्रिक एक ही बात है। और सबसे पहले ये नियम डोबराइनर साइंटिस्ट ने दिया था, इसी वजह से इसे हम डोबराइनर का नियम कह देते हैं। क्या कहा इन्होंने? डोबराइनर के अनुसार ये जो एक ही ट्रायाड में पाए जाने वाले 3 एलिमेंट हैं, उन 3 एलिमेंट में से सबसे हल्का एलिमेंट और सबसे भारी एलिमेंट के परमाणु भार का जो औसत है वो मध्य में उपस्थित एलिमेंट के परमाणु भार की एग्जैक्ट इक्वल हो जाता है। और यहाँ इन 3 तत्वों के जो ग्रुप हैं, 3 तत्वों का जो ग्रुप है, इसको अपन क्या कह देंगे? ट्रायाड या त्रिक यहाँ पर हम कह देते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। तो मैंने आपको बताया, जैसे ही आपके आवर्तिता नियम में नाम आ जाए वैज्ञानिक का मेंडलीफ, हम कहेंगे परमाणु भार। तो मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण परमाणु भार का आवर्ती फलन होते हैं। तो घनत्व का नहीं, परमाणु आकार का नहीं, परमाणु संख्या का भी नहीं, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार का आवर्ती फलन होते हैं। और अगर
परमाणु संख्या के रिलेटेड आज क्वेश्चन पूछा जाए तो हम कहेंगे हेनरी मोजले ने आवर्तता नियम में बस थोड़ा सा सुधार किया। उन्होंने परमाणु द्रव्यमान की जगह परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होना बता दिया था। तो अगर हेनरी मोजले पूछा जाए तो परमाणु संख्या करेक्ट आंसर रहेगा, लेकिन अगर परमाणु भार पूछा गया है या परमाणु द्रव्यमान पूछा गया है तो हम मेंडलीफ के अकॉर्डिंग इसका आवर्तता नियम जानेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो हमने कहा मेंडलीफ, इसका मतलब परमाणु द्रव्यमान तत्वों के आवर्तता नियम का आधार हो जाएगा। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर हमें तत्व एक निश्चित पैटर्न में प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, मोजले के आवर्त नियम में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो मोजले हमारे पास में आया, दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक जिसको अपन कहते हैं, या एटॉमिक नंबर जेड से जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ये परमाणु संख्या इनके आवर्तता नियम का आधार हमारे पास में हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ का मतलब जो वर्टिकल कॉलम है जिनको अपन वर्ग कहते हैं, वही हमसे इस प्रश्न में पूछा गया है। अगर आपसे हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज पूछा जाता तो क्षैतिज का मतलब हम कह देते आवर्त, ठीक है, और वर्टिकल का मतलब क्या है, वर्ग। वर्गों की संख्या कितनी थी, तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग रखे गए हैं, जबकि क्षैतिजों की संख्या कितनी है, 7। आधुनिक आवर्त सारणी में मैक्सिमम 7 आवर्त हमारे पास में हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे तत्व कहलाते हैं। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी की अगर हम संरचना देखें तो हमने कहा कि भाई 1 से लेकर 7, 3, तो ये 1 से लेकर 7 ये हमारे पास में हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, और उसके बाद में तेरह से लेकर 18 तक कुछ इस तरह से आधुनिक आवर्त सारणी की संरचना हमारे पास में होती है। तो यहाँ 1 से लेकर 18 तक तो हमारे पास में होते हैं वर्ग, और 1 से लेकर 7 तक हमारे पास में होते हैं आवर्त। अब यहाँ देखें तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, या जो बाईं ओर वाला हिस्सा है, इसमें हमारी धातुएं, सारी की सारी धातुएं रखी जाती हैं। धातुएं यानी वो जो कठोर होती हैं, जो आघात वर्धनीय होती हैं, जिनको पीटने पर आवाज होती है, जिनको खींचकर उनका तार बनाया जा सकता है, जो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। और जैसे जैसे हम बाईं से दाईं ओर मूव करना शुरू करते हैं, लेफ्ट से राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होते चले जाते हैं, यहाँ पर क्या मिलेंगी, हमें धातुओं के गुण कम होते चले जाएंगे और अधातुओं के गुण बढ़ते चले जाएंगे। यानी आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर, लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जाने पर क्या आते हैं, धातु की बजाय अधातु हमें पाए जाने लग जाती हैं। तो दाईं ओर रखे तत्व क्या कहलाएंगे, आपके नॉन मेटल या अधातु कहलाते हैं। बाईं ओर रखे तत्व धातु कहलाते हैं। और कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के ही कुछ कुछ गुण रिप्रदर्शित किए जाते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे एलिमेंट हमारे उपधातु कहलाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न चेक करें, आवर्त सारणी के चतुर्थ एवं पंचम आवर्त क्या कहलाते हैं। देखिए हमने कहा कुल मिलाकर 1 से लेकर आपके पास में 7 आवर्त यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो आपसे पूछा गया है दैट फोर्थ और फिफ्थ आवर्त को हम क्या कहेंगे। तो पहला आवर्त जो है वो सबसे स्मॉल है, जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई 2 ही एलिमेंट उपस्थित होते हैं। और छठा आवर्त अगर पूछते तो हम कहते सबसे बड़ा आवर्त है, जिसमें 32 एलिमेंट हमारे पाए जाते हैं। तो चौथा और पांचवा आवर्त जो है इनको हम दीर्घ आवर्त कहेंगे। ये बड़े हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, 18 एलिमेंट या 18 तत्व यहाँ पर पाए जाते हैं। दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने, 8 तत्व उपस्थित होते हैं। तो पहला आवर्त है सबसे छोटा, दूसरा और तीसरा आवर्त है छोटा, चौथा और पांचवा आवर्त है दीर्घ, और छठा आवर्त है अति दीर्घ या सबसे बड़ा आवर्त आपका कहलाता है, जिसमें कितने 32 एलिमेंट
छठे आवर्त में 32 एलिमेंट उपस्थित होते हैं। प्रश्न में हमसे चौथा और पांचवा आवर्त पूछा गया है, तो हम यहाँ पर कहेंगे दीर्घ आवर्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम देखें। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। देखिए, तो हमने कहा आधुनिक आवर्त सारणी में 1 से लेकर 18 हमारे पास में वर्टिकल कॉलम है, जिन्हें हम वर्ग कहते हैं। इनमें से पहला जो वर्ग है वो हमसे पूछा गया है, तो पहले वर्ग को हम कहेंगे क्षार धातु, एल्कलाइन मेटल। ठीक है, तो प्रश्न का हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं, क्षार धातु होते हैं। ऐसे ही अगर हमसे सेकंड वर्ग के लिए पूछ लिया जाए तो सेकंड वर्ग के तत्वों को हम क्षार मृदा धातु कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल हम इसका नाम देते हैं। पहले वर्ग में हमारे पास में आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जैसे एलिमेंट, और सेकंड वर्ग में हमारे पास में आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे एलिमेंट। ठीक है, ऐसे ही हम कुछ और वर्ग का भी नाम रख सकते हैं, जैसे 18वां वर्ग जो सबसे लास्ट वाला वर्ग है, इसमें हमारे पास में हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन जैसी अक्रिय गैसें आती हैं। कैसी गैसें? अक्रिय गैसें आती हैं जो कमरे के ताप पर किसी दूसरी गैस के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं करती। इसी वजह से इसे शून्य वर्ग, जीरो ग्रुप, शून्य वर्ग या अक्रिय गैसों का समूह, अक्रिय गैस का वर्ग भी कह देते हैं। इससे जस्ट पहले आने वाला जो वर्ग है, जिसमें हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जैसे अतिक्रियाशील धातुएं आती हैं, इन्हें हम हैलोजन फैमिली या हैलोजन परिवार के नाम से भी जानते हैं। तो कुछ ग्रुप्स के नाम हैं, कॉमन नाम जो हमें याद रखने होंगे। पहला वर्ग जिसको आप एल्कलाइन मेटल या क्षार धातु वर्ग कहेंगे, दूसरा जिसको आप क्षार मृदा धातु या एल्कलाइन अर्थ मेटल कहेंगे। ऐसे ही 17वां और 18वां वर्ग, जिसमें 17वें वर्ग को हम कहेंगे हैलोजन परिवार और 18वें वर्ग को हम शून्य वर्ग या अक्रिय गैसों का समूह भी कह देते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातुई गुण बढ़ते हैं, घटते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, पहले बढ़ते हैं, पुनः घटते हैं। तो कैसे चेंज होगा चेक करें। देखो, हमसे एक वर्ग के लिए पूछा गया है, वर्टिकल कॉलम की अगर हम बात करें, तो जैसे जैसे वर्ग में आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे, ऊपर से नीचे की तरफ आने पर क्या होगा, ये नाभिक, और नाभिक के बाहर जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उस जगह को अपन कह देते हैं कोश। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, क्रमशः कोश का मान बढ़ने लग जाता है। यानी पहले ये पहले कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित थे, उसके बाद में फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस प्रकार से अगले फर्दर कोशों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जैसे जैसे हम अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि नाभिक से कोश की डिस्टेंस जो है, नाभिक से कोश की जो दूरी है वो बढ़ती चली जाती है। अगर दूरी बढ़ेगी तो नाभिकीय आकर्षण बल, इसका मान कम होता चला जाएगा। अगर नाभिकीय आकर्षण बल कम होगा तो भाई नाभिक में हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज या धनावेश यानी प्रोटॉन पाया जाता है, और ये कोश जो है इनमें क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो डिस्टेंस बढ़ने से यह आकर्षण बल कम होगा, और जैसे ही आकर्षण बल कम होगा हम इस कोश के इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। यानी क्या हुआ, हम कहेंगे एलिमेंट M यह अपना इलेक्ट्रॉन दे करके धनायन बन जाता है, और इलेक्ट्रॉन त्यागने का ये जो गुण है, इस गुण को हम क्या कहते हैं, धात्विक गुण या मेटल लाइक कैरेक्टर कह देते हैं। धात्विक गुण या धातुओं के जैसा गुण कह देते हैं। क्या देख रहे हैं, तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, दूरी बढ़ रही है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ने के कारण नाभिक के आकर्षण बल का मान कम हो रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होता चला जाता है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे हम कहेंगे धातुई गुणों में वृद्धि हो जाती है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के परमाणु का आकार देखिए। तो जब हम बाएं से दाएं जाएंगे, लेफ्ट से राइट की साइड की तरफ मूव करेंगे, तो हमारा जो नाभिक है और इस नाभिक का जो बाह्यतम कोश है, वो बाह्यतम कोश हमेशा कांस्टेंट रहता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो हैं पहले भी अगर दूसरे कोश में जा रहे थे, तो बाएं से दाएं जाने पर हमेशा दूसरे ही कोश में वो इलेक्ट्रॉन एंट्री करेंगे। दैट मीन्स ये नाभिक से लेकर परमाणुओं की जो बीच की दूरी है, दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉनों की डिस्टेंस है,
वो लगभग मेंटेन रहती है, या फिर हम कहेंगे नाभिक में धनावेश के बढ़ने के कारण, पॉजिटिव आवेश के बढ़ने के कारण यह डिस्टेंस जो है वो थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाएगी। और जैसे ही डिस्टेंस कम होती जाएगी हम कहेंगे परमाणु का आकार भी छोटा होता चला जाता है। तो आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट मूव करने पर तत्वों का परमाणु आकार रिस्पेक्टिवली घटता चला जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त में तत्वों की संख्या है। देखें तो आवर्त सारणी में मैंने आपको बताया कि भाई 1 से लेकर 7 तक हमारे पास में हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, जिन्हें हम क्रमशः आवर्त कहेंगे। तो पहला जो आवर्त है उसमें मैक्सिमम 2 एलिमेंट, और दूसरे और तीसरे आवर्त में आपके कितने 8 एलिमेंट उपस्थित होते हैं। तो आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त के लिए हमसे पूछा गया है, हम यहाँ पर कहेंगे तीसरे आवर्त में अधिकतम 8 तत्व यहाँ पर पाए जा सकते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक क्रमशः 11 से लेकर 18 तक होता है। ठीक है, 11 यानी सोडियम से ये स्टार्ट होते हैं और 18 यानी ऑर्गन तक यह तृतीय आवर्त कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो 19वें नंबर का एलिमेंट यानी पोटेशियम भरा जाता है वो आवर्त संख्या 4 में भरा जाता है, जो परमाणु क्रमांक 36 क्रिप्टन पर जाकर खत्म होगा। ठीक है, तो आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त में हमसे तत्वों की संख्या पूछी है, कितनी होती है 8 होती है। ध्यान रहे दूसरे और तीसरे आवर्त दोनों में तत्व समान संख्या में 8 तत्व पाए जाते हैं, जबकि पहले आवर्त में 2 और चौथे और पांचवें आवर्त में क्रमशः 18 तत्व इनमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार। तो देखिए हमने कहा कि जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, परमाणु कोश का मान बढ़ता चला जाएगा। जब परमाणु कोश का मान बढ़ेगा यानी ये सेंटर में हमारा नाभिक, और ये नाभिक के चारों तरफ वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है परमाणु कोश। तो परमाणु कोश का नाम बढ़ने से क्या होगा, परमाणु की त्रिज्या भी आप देख रहे हैं लगातार बढ़ती चली जा रही है, परमाणु की त्रिज्या लगातार बढ़ती चली जाती है। तो आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार रिस्पेक्टिवली बढ़ता चला जाता है। अगला प्रश्न देखें, ऑक्सीजन आवर्त सारणी के किस आवर्त में है। ऑक्सीजन देखें परमाणु क्रमांक हमने कहा ऑक्सीजन का 8 होता है। फिर मैंने आपको बताया पहला आवर्त जो है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन 2 तत्व भरे जाते हैं, यानी परमाणु संख्या 1 से 2 वाले तत्व यहाँ पर आ जाएंगे। दूसरा जो आवर्त है उसमें मैंने आपको बताया 8 तत्व भरे जाते हैं, यानी परमाणु क्रमांक 3 से लेकर के 10 परमाणु क्रमांक तक के तत्व यहाँ पर भरे जाएंगे। तीसरा जो आवर्त है उसमें भी 8 तत्व भरे जाते हैं, यानी परमाणु क्रमांक 11 से लेकर के 18 परमाणु क्रमांक के तत्व यहाँ पर भरे जाएंगे। तो देखिए ऑक्सीजन परमाणु, इसका परमाणु क्रमांक है हमारे पास में 8, कहाँ पर बिलोंग करेगा 3 से 10 के बीच में। इसका मतलब यह है आवर्त सारणी के सेकंड पीरियड या सेकंड आवर्त से बिलोंग करेगा। तो द्वितीय आवर्त में परमाणु क्रमांक 8 वाला तत्व ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा। अगला प्रश्न देखें, आवर्त सारणी के किसी वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता होती है। ध्यान दें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इन्हीं विशेषताओं को जानने के लिए ही साइंटिस्ट ने तत्वों को एक साथ व्यवस्थित करने का प्रयास किया था, और आवर्त सारणी जो आज हम देख रहे हैं उस रूप में यहाँ तक पहुंच पाई थी। कि भाई क्या प्रश्न में हमसे पूछा गया है, प्रश्न में हमसे पूछा गया है किसी वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता के लिए। तो हम कहेंगे कि भाई एक ही वर्ग में जितने भी तत्व आते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, और आगे आने वाले जितने भी तत्व हैं, ये सभी जो है इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। कितने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हम जानते हैं उदासीनता बनाए रखने के लिए या अक्रियाशीलता होने के लिए या अधिकतम स्थायित्व ग्रहण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी चाहिए, 8 करने की कोशिश करते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 से 8 तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा, सभी को 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने होंगे। तो ये सभी तत्व जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन साझा कर सकते हैं। इनकी संयोजकता क्या हो जाएगी, सभी की 2 हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम पहले वर्ग की बात करें जिसमें लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम आते हैं, तो इन सभी जो तत्व हैं इनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 1 इलेक्ट्रॉन इनके पास में बचा हुआ है। तो अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं, त्याग देते हैं या छोड़ देते हैं,
तो ये निकटतम अक्रिय गैस जैसे हीलियम, नियन या आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर लेते हैं और स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो सभी क्या करेंगे, ये सारे के सारे तत्व एक इलेक्ट्रॉन त्यागने का या देने का काम करेंगे, यानी इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो आपका वर्ग है उस वर्ग में उपस्थित जितने भी तत्व हैं वो सभी तत्वों की इलेक्ट्रॉन देने, लेने या साझा करने की क्षमताएं समान होती हैं, यानी उनकी संयोजकताएं भी क्या होती है, समान होती हैं। तो किसी वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता हम भी कहेंगे समान होती है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर रहेगा। तो देखिए ये हमारे आवर्त सारणी के रिलेटेड क्वेश्चंस का पहला पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पार्ट के साथ में फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।